वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल आशा। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बीकॉम सेकेंड ईयर के जो ABST पार्ट है उसकी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम आपको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जो कि हमारी अकाउंट एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोग घर पर कुशल मंगल होंगे। तो ठीक है बेटा, देखिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो सिलेबस है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, यहाँ पर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी दोनों के सिलेबस और दोनों की स्टडी को साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस की। एग्जाम पैटर्न हमारा वही है जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको 5 यूनिटों में हमारा पूरा सिलेबस डिवाइडेड है और हर यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें से हमको एक क्वेश्चन करना होता है। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल हिसाब हमारा 100 मार्क्स का हो जाता है। तो बेटा आपकी जो फर्स्ट यूनिट है राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, यानी आयकर अधिनियम जो है उसकी सामान्य जानकारियां ये हमको पढ़नी होंगी। सेकंड जो टॉपिक आपका दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट में वो है रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि निवासीय स्थिति। मतलब कोई भी जो टैक्स पेयर है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वो भारत का निवासी है या अनिवासी है, जिसको हम NRI भी बोलते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। तो उसके बारे में हम निवास स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर बेटा एक व्यक्ति जो है उसकी इनकम के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है तो मैं आपको, हालांकि हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जनरली मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति की जो इनकम होती है उस इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरी कौन कौन सी होती है जहां से बंदे को इनकम होती है? तो जैसे पहली कैटेगरी हमारी होती है सैलरी, यानी बंदे को पहली इनकम कहां से होगी? सैलरी से। दूसरा हमारा जो हेड इसमें आता है वो आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी व्यवसाय और पेशे से आय। तीसरा जो हमारा हेड हो जाता है तो वो होता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यानी कि पूंजीगत लाभों से आय। जैसे हमारी जो कैपिटल नेचर की असेट होती है, बिल्डिंग वगैरह होती है, उनको बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल गेन में चला जाता है। इसके अलावा फिर अगला हमारा हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि मकान संपत्ति जो हमारी होती है उसको हम किराए पर उठा देते हैं, लेट आउट करते हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती है। और इन 4 हेड के अलावा कई सारी इनकम्स हमारी ऐसी होती है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि बैंक में जो डिपॉजिट्स होती है उन पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, या फिर हम लॉटरी वगैरह में कोई प्राइज जीत लेते हैं, गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन है, कंडीशंस यानी कि शर्त वगैरह है, यहाँ से हमको अगर कोई इनकम होती है। कहने का मतलब है कि इन 4 जो हेड मैंने आपको बताए उनके अलावा अगर किसी भी हेड से इनकम होती है तो उन सभी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक अलग हेड बना दिया गया है जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हमारी इनकम के 5 हेड हैं। इन हेडों को भी हमको पढ़ना है। तो यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो पहली यूनिट में पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरा चैप्टर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है और थर्ड जो चैप्टर है आपका वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी की जो आय है उसकी गणना किस तरीके से की जाएगी वो हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। सेकंड यूनिट की हम बात करें तो सेकंड यूनिट में बेटा आपको 2 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। एक तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि मकान संपत्ति की जो आय है उसकी गणना हम किस तरीके से करते हैं वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि व्यवसाय और पेशे से जो आय होती है उसकी गणना हम किस तरीके से करेंगे तो वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। ये दोनों टॉपिक हमारे सेकंड यूनिट में आते हैं। थर्ड यूनिट की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में थर्ड यूनिट में भी हमारे 2 टॉपिक हैं।
एक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यानी कि पूंजीगत लाभ से आए, और सेकंड टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि अन्य साधनों से आए। इस तरीके से हमारी जो इनकम के पांचों हेड है वो उन पांचों हेडों का हमारी ये 3 यूनिट्स कवर कर लेती है। फिर बेटा 4th यूनिट में आपको जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें हमको 3 टॉपिक दिए गए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। एक तो है क्लबिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, यानी किसी भी तरह का कोई अगर लॉस होता है तो उस लॉस को किस तरीके से सेट ऑफ किया जाएगा, किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, इनकम की क्लबिंग किस तरीके से की जाएगी, वो सारी बातें डिटेल से हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़नी होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4th यूनिट में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, यानी कि हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है गवर्नमेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कई सारी कटौतियां भी दी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा या घर में बातचीत के दौरान आपने समझा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जिनकी इनकम अच्छे लेवल की होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी LIC वगैरह या कहीं और दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। NSC का नाम सुना होगा आपने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वहां पर डिपॉजिट करवाते हैं। ऐसे कई सारे प्रोसीजर्स हैं, कई सारी सेक्शंस हैं हमारी, तो उन सेक्शंस उन धाराओं के अंतर्गत अगर हमने इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया है या हमको कुछ स्पेशल कैटेगरी की इनकम हुई है तो वहां पर हमको छूट मिलती है, तो वो छूट के बारे में हमको डिस्कस यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति होता है। हम जो प्राकृतिक व्यक्ति है, राम श्याम सीता रीता गीता, हम सब नेचुरल पर्सन हैं, उनको इंडिविजुअल कहा जाता है। तो जो इंडिविजुअल होते हैं उन इंडिविजुअल्स की इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है तो उस टैक्स की राशि का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी बातें हमको इस टॉपिक में पढ़नी है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो कि बोर्ड जो कि हमारी एग्जाम जो है उसके अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंस रखता है। बेटा नेक्स्ट जो आपकी 5th यूनिट है, तो 5th यूनिट में आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 टॉपिक दिए गए हैं। एक तो है हमारा असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फर्म, यानी कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसको भी पर्सन माना गया है, व्यक्ति माना गया है, उसकी इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के इनकम के ऊपर टैक्स की गणना किस तरीके से की जाएगी, और दूसरी हमारी फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है, साझेदारी फर्म जो होती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड TDS। TDS का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर कर की कटौती, और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने देखा भी होगा जब हम कई बार टेलीविजन देखते रहते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि ऐड आता है, सचिन तेंदुलकर आता है और सचिन तेंदुलकर जी आकर के बोलते हैं कि भाई आप जो है अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट टाइम पर करें और भारतीय नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारी पूरा करें। यानी कि एडवांस पेमेंट मतलब आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स जब टाइम उसका है, जो ड्यू डेट है तब देना है, उससे पहले हम उसका पेमेंट करेंगे तो वो एडवांस कहलाएगा। तो एडवांस पेमेंट किस तरीके से करना होता है टैक्स का, और TDS यानी कि स्रोत पर कर की कटौती किस तरीके से की जाती है, उनके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, वो सारा हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में किस तरीके से ई फाइल करते हैं, भरते हैं, वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं कि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो, कंसेप्ट्स को समझते हो, तो ये पक्की बात मानिए कि आप लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज इसके बारे में हो जाती है कि हम लोग अपनी खुद की इनकम टैक्स रिटर्न बड़े आराम से घर पर बैठकर फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने अड़ोसी पड़ोसियों के, अपने साथियों के रिटर्न भी भर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इस इनकम टैक्स के प्रोविजंस को समझ करके और इस इनकम टैक्स को अपने जीविकोपार्जन यानी कि अपनी इनकम का आधार भी बना सकते हैं।
हम एक छोटे से ऑफिस को खोल करके एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न भर के अपनी इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और मैं बता दूं आपको कि अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे बहुत काम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस टॉपिक को शुरू करें, इसलिए आप लोगों को सभी बातों को ध्यान से समझना है और एक एक बात को समझते हुए, फंडामेंटली समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि वो हमारे जीवन में काम आ सके, हमारे जीविकोपार्जन का आधार भी वो बन सके। ठीक है, तो बेटा ये हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस हुआ। अब कुछ बच्चे हमारे कोटा यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं, तो हमको उनको भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास। तो बेटा कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो लगभग ये सारे टॉपिक्स हमारे कोटा यूनिवर्सिटी में भी है। कोटा यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है वो भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा राजस्थान से डिफरेंस है। वहां पर एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि 5 यूनिटों में से 2-2 क्वेश्चन होते हैं, और 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि सभी यूनिटों में से हमको एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, और 2 क्वेश्चन हमारे मेजर होते हैं 20-20 मार्क्स के, और इस प्रकार से हमारा 100 मार्क्स का मैटर कवर होता है। तो बेटा कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी में भी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पहली और दूसरी यूनिट है वो सेम टू सेम कोटा यूनिवर्सिटी में है। यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो पहली यूनिट है उसमें ये तीनों चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन, रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम फ्रॉम सैलरी। कोटा यूनिवर्सिटी का जो सेकंड यूनिट है उसमें भी आपके ये दोनों टॉपिक हैं, सेम टू सेम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आती है कोटा यूनिवर्सिटी के थर्ड यूनिट की बात। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, कोटा यूनिवर्सिटी के जो थर्ड यूनिट है उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं ये तो है ही है, इनके साथ साथ ये जो टॉपिक है हमारा क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 4th यूनिट में आता है, लेकिन ये टॉपिक कोटा यूनिवर्सिटी में 3rd यूनिट में आता है। और इसके साथ साथ एक टॉपिक और है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो है ही नहीं, कोटा यूनिवर्सिटी में है, और वो है एग्जम्प्टेड इनकम्स, यानी कि कर मुक्त आय, मतलब ऐसी आय जिनको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स फ्री किया गया है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कोटा यूनिवर्सिटी की जो 3rd यूनिट है उसमें हमको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तीसरा क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, और चौथा हमारा एग्जम्प्टेड इनकम्स। ठीक है बेटा, 4th यूनिट की बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी की जो 4th यूनिट है इसमें आपको जो टॉपिक्स मिलने हैं वो हमको ये 3 टॉपिक मिलने हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक हमारे? एक तो है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, दूसरा है हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और तीसरा है हमारा असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फंड। और 5th यूनिट की बात करें तो 5th यूनिट में कोटा यूनिवर्सिटी में केवल 2 ही टॉपिक रह जाते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और दूसरा प्रोसीजर ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कोटा और राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है। तो बेटा चलिए, ये हमारे सिलेबस की बातें हुई। अब सिलेबस की बातों को डिस्कस करने के बाद में हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इनकम टैक्स में किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है और किस तरीके से हमको एक बेहतरीन नॉलेज को गेन करते हुए अपनी स्कोर को भी आगे बढ़ाना है, ताकि हम अच्छे मार्क्स के साथ में अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकें। प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी टॉपिक या किसी भी स्टडी पे जब हम करें
तो उसको पढ़ने से पहले हमको उसकी एक बेहतरीन रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम उसकी रणनीति नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे सामने उसका रोड मैप नहीं होगा, तब तक हम ज़्यादा मेहनत करके भी और अच्छे परिणाम प्राप्त आसानी से नहीं कर पाते हैं, जो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यदि हम एक रणनीति बना करके, एक रोड मैप के माध्यम से, एक शेड्यूल बना करके अपनी तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से याद भी रहती है और हम स्मार्ट वर्क करके कम मेहनत के माध्यम से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चलाना है। तो पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ये हमारा पहला टॉपिक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी और कोटा यूनिवर्सिटी में भी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं तो उनमें ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंस रखता है, जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो बेटा, सबसे पहली बात तो हम ये करें कि हमारे भारत में जो इनकम टैक्स लॉ है वो कौन सा है। तो हमारे भारत में वर्तमान में जो इनकम टैक्स लॉ इफेक्टेड है वो कौन सा है? इनकम टैक्स लॉ या इनकम टैक्स एक्ट हम इसको बोलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि आयकर अधिनियम 1961। अब हम बात करें कि भाई भारत में आयकर का महत्व क्या है। भारत में आयकर यानी कि इनकम टैक्स का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो बेटा, भारत में आयकर के दो महत्व हैं, यानी कि दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी वजह से आयकर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो वो दो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो बेटा, पहला तथ्य तो आपका ये है कि राजस्व का मुख्य आधार, राजस्व यानी कि रेवेन्यू का मुख्य आधार। क्योंकि बेटा हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि राज्य का मतलब होता है सरकार, जो हमारी कंट्री को चलाती है। तो उसकी जो इनकम होती है, उस इनकम में एक बहुत बड़ा महत्व किसका होता है? टैक्स का होता है, क्योंकि सरकार को टैक्स के माध्यम से ही इनकम प्राप्त होती है। तो आयकर, क्योंकि टैक्स बेटा कई प्रकार के होते हैं, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस भी करेंगे। तो उन टैक्सों में जो इनकम टैक्स है, आयकर है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आयकर का जो अमाउंट है जिससे सरकार को कलेक्शन होता है, जो प्राप्ति होती है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के राजस्व में आयकर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा महत्व क्या है इसका? तो बेटा, दूसरा महत्व जो है हमारा, वो आर्थिक विषमता में कमी। हम देखते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग तो लक्ष्मी नारायण हैं और कुछ लोग दरिद्र नारायण हैं। कहने का मतलब, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में बहुत अधिक मात्रा में इनकम का कलेक्शन है, और एक बहुत बड़ा भाग हमारी अर्थव्यवस्था का ऐसा है जिनके पास में आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक भी इनकम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कुछ वर्ग तो बहुत अधिक धनी है और कुछ वर्ग बहुत अधिक गरीब है, निर्धन है। तो जो ये निर्धनता और अमीरी के बीच की जो खाई है, जो दूरी है, उस दूरी को समाप्त करने में, उस दूरी में कमी लाने में भी आयकर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो बेटा, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में जो आयकर का सिस्टम चलता है, जो दरें चलती है, वो है हमारी
प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या कहता है? तो बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये कहता है कि ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स और कम इनकम तो कम टैक्स। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है ताकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाए, और जिन व्यक्तियों की इनकम कम है तो उन व्यक्तियों के ऊपर कम टैक्स लगाती है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो जब ज्यादा इनकम वाले व्यक्तियों के ऊपर टैक्स की मात्रा ज्यादा होती है और कम इनकम वाले व्यक्तियों के ऊपर टैक्स की मात्रा कम होती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जो गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप है उसको कम करने में मदद मिलती है। तो बेटा आयकर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये दो महत्वपूर्ण तथ्यों की वजह से अधिक महत्व रखता है। अब आगे हम बात करें कि जो कर होते हैं वो कर कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और कोटा यूनिवर्सिटी में जो एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों में भी इन कंसेप्ट से बातें पूछ ली जाती है, तो ये हमको पता होनी चाहिए। और बाकी वैसे भी नॉर्मली हर व्यक्ति को ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वहां पर ये जनरल बातें पूछ ली जाती है। तो टैक्स के प्रकार की बात करें हम, टाइप्स ऑफ टैक्स, करों के प्रकार, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बेसिकली जो कर है हमारे भारत में उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि प्रत्यक्ष कर, और दूसरे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अब समझिएगा प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। तो देखो बेटा, दो स्थितियां हमारे सामने होती है। जैसे हम बात करें, गवर्नमेंट होती है, सरकार है, और एक व्यक्ति है, कौन? ये लो जी, हमने ये व्यक्ति बना दिया, इसका नाम रख दिया हमने रामू, ये रामू है। अब सरकार ने, गवर्नमेंट ने रामू के ऊपर टैक्स लगाया। रामू के ऊपर क्या लगाया बेटा? टैक्स लगाया कि रामू आपको क्या देना है? टैक्स देना है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि कराघात। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाएगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कराघात। जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसके लिए बोला जाता है कराघात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, उसको आघात पहुंचता है उसका। अब होता क्या है, रामू के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, और यदि उस टैक्स का पेमेंट रामू को अपनी खुद की जेब से देना है, तो उस टैक्स का भार किसके ऊपर पड़ा? रामू के ऊपर। उस टैक्स का भार किसके ऊपर पड़ा? तो इस टैक्स का भार, जिसको बोलेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यानी कर भार या कराभार, ठीक है। ये भी किसके ऊपर हुआ? रामू के ऊपर। मतलब टैक्स किसके ऊपर लगाया गवर्नमेंट ने? रामू के ऊपर। और जेब किसकी खाली हो रही है? रामू की। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी व्यक्ति को अगर उस टैक्स का, उस कर का बाहर सहन करना पड़ता है तो वो टैक्स कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब जब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों एक ही व्यक्ति के ऊपर होते हैं तो वो कर कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर का हमारा सबसे बेहतरीन उदाहरण है इनकम टैक्स। क्या है बेटा? इनकम टैक्स। क्योंकि इनकम टैक्स पर्सन, यानी कि व्यक्ति की इनकम के ऊपर लगाया जाता है, और उस व्यक्ति को स्वयं को अपनी ही जेब से अपने ऊपर भार लेते हुए
उस टैक्स का क्या करना पड़ता है बेटा, पेमेंट करना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कर का हमारा एग्जाम्पल हो जाता है इनकम टैक्स। लेकिन अब कुछ प्रकार के कर ऐसे भी होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया किसके ऊपर, रामू के ऊपर, तो रामू के ऊपर कर का आघात हुआ, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स हुआ, ठीक है। कर किसके ऊपर लगाया, रामू के ऊपर। लेकिन अब होता क्या है कि रामू ने उस टैक्स का पेमेंट अपनी जेब से नहीं किया, रामू ने उस टैक्स का पेमेंट अपनी जेब से करने के बजाय उस टैक्स का भार किसके ऊपर डाल दिया, अपने कस्टमर के ऊपर डाल दिया। किसके ऊपर डाल दिया, अपने कस्टमर के ऊपर डाल दिया। क्या डाल दिया, करा भार, करा भार, यानी कि इंपैक्ट ऑफ टैक्स। अब यहां पर देखो बेटा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर है, रामू के ऊपर, जबकि इंपैक्ट ऑफ टैक्स यानी कि कर का भार किसके ऊपर पड़ रहा है, रामू के ऊपर नहीं, बल्कि रामू के कस्टमर के ऊपर। रामू ने अपना भार किसी और के ऊपर डाल दिया, यानी कि जेब किसकी खर्च होगी, कस्टमर की खर्च होगी। तो यहाँ पर कराघात किसी और व्यक्ति पर है और कर भार किसी और व्यक्ति पर है। जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दो अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर पड़ते हैं तो वो कर कहलाते हैं हमारे अप्रत्यक्ष कर। कौन से कर कहलाते हैं बेटा, अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट ने रामू के ऊपर लगाया, लेकिन रामू वास्तव में उस टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से पेमेंट कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करें सेल्स टैक्स, बिक्री कर, तो बिक्री कर में होता क्या है, जो दुकानदार होता है जब वो माल की बिक्री करता है तो बिक्री करते समय वो बिक्री कर अपने ग्राहक से वसूल करता है। गवर्नमेंट टैक्स दुकानदार के ऊपर लगाती है, लेकिन दुकानदार किससे निकालता है वो पैसा, अपने ग्राहक की जेब से निकालता है। तो कराघात तो दुकानदार के ऊपर है, लेकिन कर का भार कस्टमर के ऊपर पड़ा, तो ये कहलाएगा हमारा अप्रत्यक्ष कर। आपने देखा होगा आजकल प्रचलन में है और वर्तमान में प्रभावी है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप कई बार मार्केट में जाते हो, जैसे हम बात करें मेडिकल स्टोर पर हम गए, मेडिकल स्टोर से हम दवाइयां लेकर आते हैं या किसी भी और स्टोर से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जब हम बिल प्राप्त करते हैं तो बिल में नीचे ही नीचे जीएसटी जुड़ा होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जुड़ा हुआ होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा किसके ऊपर, दुकानदार के ऊपर, लेकिन उस दुकानदार ने उस कर का भार किसके ऊपर डाल दिया, अपने कस्टमर के ऊपर डाल दिया, अपने ग्राहक के ऊपर डाल दिया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी किसका एग्जाम्पल हुआ, हमारा अप्रत्यक्ष कर का। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो जीएसटी है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। इससे पहले हमारा सेल्स टैक्स चला करता था, सेल्स टैक्स एक होता था हमारा सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर, इन दोनों को मिलाकर आप क्या कर दिया गया, हमारा जीएसटी कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी यानी कि हम बात करें उसको उत्पाद शुल्क, एक होती है हमारी कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन टैक्स, उत्पाद शुल्क, इस तरीके से। तो ये हमारे जो टैक्स है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी है, सीमा शुल्क है, जो विदेशों से माल हमारे भारत में आता है उस समय टैक्स लगाया जाता है। एक प्रोडक्शन टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी होता है, उत्पादन शुल्क होता है, जब वस्तुओं का उत्पादन होता है तो उत्पादन के टाइम ही उन पर टैक्स लगा दिया जाता है। अब जैसे वस्तु का उत्पादन हुआ वहां पर टैक्स लगाया गया तो दुकानदार उस टैक्स का पैसा किससे वसूल करता है, अपने ग्राहकों से वसूल करता है। तो यहाँ पर कराघात एक व्यक्ति के ऊपर होता है और कर का भार दूसरे व्यक्ति के ऊपर होता है, तो वो कहलाते हैं हमारे अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे बातें आपकी यहाँ तक समझ में, तो हमको इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी, भारत में जो आयकर अधिनियम 1961 है उसके इतिहास की बात करते हैं कि उसका इतिहास किस तरीके का हमारा रहा है, ठीक है।
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि भारतीय आयकर अधिनियम 1961 का संक्षिप्त इतिहास। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का इतिहास किस तरीके का रहा, तो इतिहास के बारे में हमको यहां पर बात करनी है। अब देखिए बेटा, जैसे ही हिस्ट्री का नाम आता है, इतिहास का नाम आता है, तो हमारे इतिहास में भारतीय इतिहास बहुत ही मजबूत, बहुत ही वीरताओं वाला रहा है। तो जब इतिहास की बात आती है तो कई सारे तथ्य हमारे सामने आते हैं, और उन तथ्यों में एक तथ्य हमको ये भी देखने को मिलता है 1857 एक ऐसा वर्ष है जो कि कोई भी भारतीय नागरिक इसको भुला नहीं सकता। ये 1857 सामने आते ही हमको एक विशेष घटना जो कि हमारी भारत देश में हुई थी वो सामने नजर आती है। तो आपके मन में आगे होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूं। जी हाँ बेटा, मैं 1857 की जो क्रांति हमारे देश में हुई थी उसी की बात कर रहा हूं। मंगल पांडे का नाम 1857 को सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है, जिन्होंने सैनिक विद्रोह किया था। तो बेटा 1857 में क्या हुआ था? 1857 में हमारे देश में क्रांति हुई थी, हमारे देश में सैनिक विद्रोह हुआ था। 1857 के टाइम पर हमारा जो देश है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो जब 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ तो सैनिक विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक नुकसान हुआ। क्योंकि बेटा हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में अगर किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह होता है, कहीं न कहीं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इफेक्टेड होती है, गवर्नमेंट को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति की वजह से ब्रिटिश सरकार को काफी बड़ी मात्रा में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। तो 1857 में जो आर्थिक नुकसान हुआ था, इस आर्थिक नुकसान की पूर्ति करने के लिए, इस आर्थिक नुकसान को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1860 में, यानी कि 1860 में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने क्या किया? आयकर लागू किया। 1860 में सर जेम्स विल्सन ने पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में आयकर लागू किया और लोगों से उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा करके अपने 1857 की क्रांति में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया गया। इस समय 1860 में जब सर जेम्स विल्सन ने हमारे भारत देश में पहली बार आयकर लागू किया था, तो उस समय हमारे यहाँ पर 200 रुपये वार्षिक करमुक्त सीमा थी। क्या थी बेटा? करमुक्त सीमा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि उस समय कहने का मतलब यह है कि 200 रुपए तक जिन व्यक्तियों की इनकम थी उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन जिन व्यक्तियों की इनकम 200 रुपए वार्षिक 200 रुपीज पर एनम या उससे ज्यादा थी तो उनके ऊपर क्या लगाया गया? टैक्स लगाया गया। अब बेटा ये जो लिमिट थी 200 रुपए वार्षिक की, तो फिर क्या हुआ? 1862 में 1862 में ये जो लिमिट है हमारी 200 रुपए वार्षिक की, इसको बढ़ा करके और कितना कर दिया गया? जो कर मुक्त सीमा थी आपकी, वो कर मुक्त सीमा कितनी कर दी गई? 600 रुपए वार्षिक कर दी गई। कितनी कर दी गई? 600 रुपए वार्षिक यहाँ पर कर दी गई। ठीक है। 1857 में आर्थिक नुकसान हुआ, जिसकी पूर्ति करने के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन ने पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में आयकर का प्रावधान किया
और उस समय कर मुक्त सीमा 200 रुपये वार्षिक थी। 1862 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के दौरान जो वार्षिक कर मुक्त सीमा है वो कितनी कर दी गई बेटा? 600 रुपये वार्षिक कर दी गई। उसके बाद 1886 में 1886 में क्या हुआ? हमारे भारत देश में आयकर के लिए एक विस्तृत अधिनियम पारित किया गया, यानी कि आयकर हेतु विस्तृत अधिनियम बनाया गया, यानी कि बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रोसीजर इसके लिए अपनाया गया। उसके बाद 1916 में पहली बार भारत देश में प्रगतिशील कर दरें लागू की गई। कब लागू की गई प्रगतिशील कर दरें? 1916 में। ध्यान रखने इस बात को, प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि एक लिमिट के अनुसार, यहां तक कि इनकम पर इतना टैक्स, ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स, कम इनकम है तो कम टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कर की दर बढ़ती जाएगी। ये प्रगतिशील दर का मतलब होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से कर की जो रेट है वो भी हमारी बढ़ती जाएगी। इस बात को हम समझेंगे आगे चलकर थोड़ा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो प्रगतिशील कर दरें जो है वो सबसे पहले 1916 में लागू की गई थी। और बेटा ये जो 1960 के बाद में 1886 में जो हमारा विस्तृत अधिनियम बना था, ये प्रोसीजर हमारा 1917 तक चला। कब तक चला? 1917 तक चला, यानी 1917 तक हमारा ये पूरा प्रोसीजर इस तरीके से चला। लेकिन बाद में 1918 में 1918 में नवीन आयकर अधिनियम पारित किया गया। नवीन आयकर अधिनियम बनाया गया, यानी कि नया इनकम टैक्स एक्ट, जिसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि इसमें ये कहा गया था कि चालू वर्ष की जो आय होती है, चालू वर्ष की आय पर चालू वर्ष में ही कर लगाया जाएगा। ये इस नवीन आयकर अधिनियम 1918 जो था हमारा, उसकी मुख्य विशेषता थी कि इस साल की इनकम पर आपको इसी साल में टैक्स देना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये आयकर अधिनियम जो है वो बेटा केवल 4 वर्षों तक ही प्रभावी रहा। केवल 4 वर्षों तक ही प्रभावी रहा। केवल 4 वर्षों तक प्रभावी रहा। फिर उसके बाद 1922 में नवीन अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1922 ये लागू किया गया। और इस एक्ट की अगर हम बात करें तो पहली बात तो बेटा ये कि इस एक्ट में जो चालू वर्ष वाला प्रावधान था, यानी कि चालू वर्ष की आय पर चालू वर्ष में कर लगाया जाएगा, उस प्रावधान को हटा दिया गया और यहां पर प्रावधान बनाया गया कि गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में कर लगाया जाएगा। चालू वर्ष में कर लगाया जाएगा। एक तो प्रावधान ये किया गया और दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान जो आपको ध्यान रखना है कि 1922 से ही प्रति वर्ष वित्त अधिनियम पास करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये 1922 में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए। एक तो ये कि जो चालू वर्ष का सिद्धांत था वो खत्म किया गया और एक आ गया कि गत वर्ष की आय पर टैक्स चालू वर्ष में दिया जाएगा और चालू वर्ष की आय का टैक्स आगामी वर्ष में दिया जाएगा। और दूसरा जो हम देखते हैं कि हर वर्ष हमारे भारत में वित्त मंत्री के द्वारा बजट घोषित किया जाता है, तो वो प्रावधान 1922 से लागू किए गए थे।
अब देखिए बेटा, वैसे तो हमारे अधिनियम में समय समय पर कई सारे संशोधन यानी कि परिवर्तन होते रहे सुधार के लिए, लेकिन जो वर्ष था हमारा 1939 उस 1939 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। और इस तरह से जब महत्वपूर्ण संशोधन हुए तो हमारा अधिनियम काफी अधिक मात्रा में जटिल हो गया था, यानी कि बहुत अधिक बड़ा और कठिन हो गया था, जिसके प्रावधान हमें समझने में मुश्किलें उत्पन्न होने लगी। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद भारत की अपनी स्वयं की सरकार बनी। तो 1956 में, कब 1956 में भारत ने ये जो पूरा अधिनियम था, ये पूरा अधिनियम एक कमीशन जिसको बोला गया लॉ कमीशन, उस लॉ कमीशन को ये सपुर्द कर दिया। यानी कि अगली हमारी जो डेट आ जाती है, तो बेटा वो अगली डेट हमारी कौन सी जाती है, 1956। 1956 में ये अधिनियम लॉ कमीशन को सपुर्द कर दिया गया। यानी कि लॉ कमीशन को ये पूरा अधिनियम हैंडओवर कर दिया गया, ताकि इसकी जो जटिलताएं हैं उनके लिए संशोधन किए जा सके। फिर लॉ कमीशन ने 2 साल तक इस अधिनियम की जो तथ्य थे, प्रावधान थे, उनका अध्ययन किया और सितंबर 1958 में, सितंबर 1958 में इस लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की इसने रिपोर्ट अपनी, सितंबर 1958 में। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 24 अप्रैल 1961 को ये जो लॉ कमीशन की पूरी रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई। कहां प्रस्तुत की गई? ये रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई। और बेटा, लॉ कमीशन की सारी रिपोर्ट को देखने के बाद लॉ कमीशन ने क्या किया, ये पूरा मामला अपनी एक समिति जिसका नाम था प्रवर समिति, उसको सपुर्द कर दिया। कब सपुर्द किया? 1 मई 1961 को प्रवर समिति को सपुर्द कर दिया, उसको हैंडओवर कर दिया। और उसके बाद में सितंबर 1961 में प्रवर समिति और लॉ कमीशन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर, प्रवर समिति और लॉ कमीशन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में इस बिल को लोकसभा ने क्या किया? पास कर दिया। यानी कि इनकम टैक्स बिल 1961 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। आगे बात समझ में, तो ये हमारे आयकर अधिनियम 1961 के इतिहास की बातें थी, जो सितंबर 1961 में लोकसभा द्वारा पास किया गया और जिसका अध्ययन हम वर्तमान में करते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर ले। हमारी कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, उनको हमको याद रखना है। बड़े आराम से हम इसके इतिहास को याद रख सकते हैं। देखिए, 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसकी वजह से जो आर्थिक नुकसान ब्रिटिश सरकार को सहन करना पड़ा था, तो उसकी भरपाई के लिए, उस नुकसान की पूर्ति के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू किए थे और उस समय कर मुक्त सीमा 200 रुपये वार्षिक थी। 1962 में इसमें संशोधन किया गया और कर मुक्त सीमा को बढ़ाकर 600 रुपये वार्षिक कर दिया गया। 1862। उसके बाद में 1886 में आयकर हेतु विस्तृत अधिनियम लागू किया गया। 1916 में हमारे भारत देश में पहली बार प्रगतिशील कर की दरें निर्धारित की गई और ये जो अधिनियम था वो हमारा 1917 तक लागू रहा। उसके पश्चात 1918 में नवीन अधिनियम
पारित किया गया। और नवीन अधिनियम में दो महत्वपूर्ण बातें थी हमारी, एक तो ये कि चालू वर्ष का सिद्धांत था और दूसरा ये अधिनियम हमारा केवल 4 वर्षों तक ही लागू रहा। फिर 1922 में एक नया अधिनियम आयकर अधिनियम 1922 लागू किया गया, जिसमें भी दो महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात तो ये चालू वर्ष का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और नवीन प्रावधान ये बनाया गया कि गत वर्ष की आय पर कर चालू वर्ष में लगाया जाएगा। और दूसरा जो था वो ये कि प्रति वर्ष वित्त अधिनियम पास करने का प्रावधान भी पहली बार 1922 में किया गया। उसके पश्चात कई सारे संशोधन होते रहे, लेकिन 1939 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए और उनकी वजह से हमारा आयकर अधिनियम बहुत अधिक बड़ा और जटिल बन गया था। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए 1956 में ये अधिनियम को एक कमेटी, जिसको लॉ कमीशन कहा गया, उसके सुपुर्द किया। सितंबर 1958 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर उस बिल को 24 अप्रैल 1961 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। जब लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा ने 1 मई 1961 को वो बिल अपनी प्रवर समिति को सौंप दिया और प्रवर समिति और लॉ कमीशन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर सितंबर 1961 में हमारा वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 लागू कर दिया गया, जिसके प्रावधान को हम आज भी पढ़ते हैं, समझते हैं और दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी होता है। तो इस तरीके से बेटा हमने आज आयकर अधिनियम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सरल बातें और उसके इतिहास के बारे में अध्ययन किया। ये जो हिस्ट्री जो मैंने आपको समझाई है, इसको हमको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि बेटा हमारी एग्जाम में इस हिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और दूसरी बात आगे चल करके हम जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी इन तथ्यों से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होती है। तो ये तथ्य बहुत आसान है, हम इनको अभी अगर हाथों हाथ पढ़ते हैं, समझते हैं तो आगे तक इनको याद रखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो बेटा आज की क्लास में हमने इनकम टैक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसलिए आप सभी लोगों को जुड़े रहना है। और इनक्रेडिबल आश्रम का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी विषय विशेषज्ञों के द्वारा कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, तो आप लोग उनका बैठ करके पूरा फायदा उठाएं, हर तथ्य को समझें और अगर किसी भी बात को लेकर आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो आप हर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर जरूर शेयर करें, ताकि आपके डाउट, आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। यहाँ तक कि इन वीडियोस को लेकर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।